प्यारे छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में अब बिल्कुल भी समय नहीं है। तो यह समय है अपने आप को जो छूटा-भरा कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट कहीं नज़र से छूट गया है, उन फ़ॉर्मूला का रिवीजन करने का, जो फ़ॉर्मूला कहीं न कहीं आपके दिमाग से अगर निकल गया है, तो मॉडल पेपर के प्रैक्टिस के दौरान इन सारे फ़ॉर्मूले को हम बिल्कुल याद दिलवाएँगे और उसका प्रैक्टिस करवाएँगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं फिज़िक्स के बेहद महत्वपूर्ण और कंसेप्ट से जुड़े हुए ऐसे प्रश्न जिसकी पुनरावृत्ति एग्ज़ाम में होती है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों के साथ। पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से, प्रकाश वर्ष द्वारा मापी जाती है। तो आपको ये जानना चाहिए कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से हम दूरी को मापते हैं। ये दूरी का अधिकतम मापने का एक तरीका है, मात्रक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको दूरी, डिस्टेंस हो जाएगा। सही विकल्प है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, जब एक अवतल दर्पण के फोकस पर जब एक अवतल दर्पण के फोकस पर वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है, यानी कि पूछा जा रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनता है। क्या लिया है आपको? एक अवतल दर्पण लिया है। मान लीजिए कनकेव मिरर इस प्रकार से, जिसका सतत परावर्तक सतत धसा हुआ रहता है, कनकेव मिरर है। इसमें वस्तु को कहाँ लिया गया है? फोकस पर वस्तु को रखा गया है। ठीक है, वस्तु को ये मान लीजिए पोल है, पोल लिया है। वस्तु को आप अगर फोकस पर रखिएगा, यहाँ पर अगर वस्तु को रखते हैं, ठीक है, वस्तु को यहाँ रखते हैं, इसका प्रतिबिंब कहाँ चला जाता है? आपको अनंत पर। ध्यान दीजिएगा, आपको किस प्रकार से याद रखना है, जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। अगर वस्तु मुख्य फोकस पे हो तो प्रतिबिंब इसका रिवर्स हो जाएगा, अनंत पे चला जाएगा आपको। ठीक है, इसका कहाँ चला जाएगा? आपको अनंत पे। डी ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपको 10th क्लास के फिजिक्स से जुड़े हुए प्रश्न है। अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है, यह बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको क्या कीजिए, बार बार इसका रिवीजन कीजिए। एक प्रश्न तो निश्चित रूप से यहाँ से रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है अधिकतम प्रास, मैक्सिमम रेंज के लिए किसी वस्तु को किस कोण पर फेंका जाता है? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये आपको 11th के फिजिक्स से प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन लिया गया। अगर मान लीजिए आप किसी वस्तु को, दिख रहा होगा, पेन को चेंज कर ले हम। ये देखिए ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, आप किसी वस्तु को कोण बनाते हुए क्षैतिज दिशा में जब फेंकते हैं, इस प्रकार से ये रास्ता जो होता है तय करता है, ये कहलाता है आपको प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पर आप अगर निकालते हैं मैक्सिमम रेंज, रेंज जो निकालिएगा, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी होगा। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी होता है रेंज का। तो यहाँ पर आपको क्या है, पहले से 2 टाइम्स लगा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप थीटा का कोई भी वैल्यू रखिएगा, क्या होगा? पहले से 2 टाइम्स है। अगर 30 डिग्री रखिएगा तो 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, यानी कि थीटा का मान जब आप 90 डिग्री रखिएगा तो क्या होता है आपको? मान 1। तो आपको ऐसा क्या वैल्यू रखना है कि ये पूरा क्या हो जाए, एंगल मल्टीप्लाई करके 90 डिग्री हो जाए। तो आप सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री रखिएगा, तभी ये मान क्या हो जाएगा आपको? साइन मैक्सिमम 1 होगा, और ये क्या निकला? मैक्सिमम रेंज निकलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए आपको फॉर्मूले की मदद से ही आप डिसाइड कर पाइएगा। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। आपको रेंज यानी क्षैतिज परास का जो फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। यहाँ पर पहले से 2 होने के कारण आपको क्या करना होगा?
केवल और केवल थीटा का मान 45 डिग्री ही रखना होगा। अगर आप मैक्सिमम चाहते हैं तो, ठीक है, आपको पहले से लिखा हुआ आपको सवाल में क्या चाहिए, आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो थीटा का मान क्या रखिएगा, 45 डिग्री रखिएगा। क्या हो जाएगा आपको, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया गया, बिल्कुल सही आंसर है 45 डिग्री 45 दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल बायनेंसी फोर्स कहते हैं, ठीक है। अगर पानी में कोई वस्तु अगर डूबा हुआ है तो उस पर क्या होता है, उत्प्लावन बल बायनेंसी फोर्स लगता है। उसे क्या करता है, जितना भार बल वो अंदर की ओर लगाता है भार बल, उतना ही आपको उसके अपोजिट में एक बल लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, बायनेंसी फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है द्रव की गहराई पर, द्रव के घनत्व पर, द्रव के रंग पर, द्रव रखने वाले पात्र के आकार पर। चार विकल्प दिए गए हैं, इसके आंसर हो जाएंगे आपको द्रव के घनत्व पर। द्रव का जो डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम, उस पे बायनेंसी फोर्स उत्प्लावन बल निर्भर करता है। देखिए एक डायग्राम दे रखा है, कह रहा है कि एक कण ए से बी तक अर्ध वृत्ताकार पथ पर 1 सेकेंड में जाता है। टाइम दिया गया आपको 1 सेकेंड दिया गया है। आकृति जो दर्शाया गया है, इसका वेग, औसत वेग का मैग्नीट्यूड, परिमाण क्या होगा निकालना, वेग पूछा जा रहा है, ठीक है। वेग का आपको क्या होता है फॉर्मूला, वेग वेलोसिटी बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पर इसका विस्थापन कितना हो रहा है, यहाँ पर देखिए, तो पूरा ए से लेके बी तक विस्थापन ढूंढना है। आपको क्या दिया गया, इसके सेंटर से बी तक दिया हुआ आपको 1 मीटर, तो पूरा क्या यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा आपको, एक ये पार्ट और एक पार्ट ये, 1 मीटर 1 मीटर, पूरा क्या हो जाएगा आपको 2 मीटर। तो वेग क्या होगा, विस्थापन क्या हो रहा है आपको 2 मीटर, और टाइम कितना दिया हुआ आपको 1 सेकेंड, ठीक है। तो वेग क्या हो जाएगा आपको 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका विकल्प देख लेते हैं हम लोग। देखिए आपको बी ऑप्शन में दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमें आया है सॉल्व करके। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए सवाल इस प्रकार से है, एक वस्तु का संवेग 2 गुना होता है तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी वस्तु का संवेग, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से इसको बनाएंगे हाफ, हाफ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हाफ, दिख रहा होगा आपको। आपको स्पष्ट दिखने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ भी लगता है हमें कलम बदलने की जरूरत है, तुरंत हम पेन बदल लेते हैं। 1/2, देखिए ये क्या है आपको एम भी, ये क्या होता है आपको मोमेंटम, यहाँ से लिख सकते हैं। इसको कह रहा है आपको किसी वस्तु, यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना किया जाए तो संवेग 2 mv का होल स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा आपको 1/2, क्या हो जाएगा आपको 4m² v²। ये आ गया, यहाँ से बाहर ला लीजिए आप, और क्या कहते हैं 4 टाइम्स बाहर ला लीजिए, 1/2 m v², mv का गतिज ऊर्जा में अगर आपको वृद्धि निकालना है तो क्या हो जाएगा आपको 1/4, इसको अगर यहाँ से दोबारा से लिख लेते हैं, 1/2, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, m का स्क्वायर करेंगे तो m², v का स्क्वायर करेंगे तो v², ये आ गया। डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी कितना होता है 1/2 m² v²। अगर 2 गुना करेंगे तो, और बिना 2 गुना किए, बिना 2 गुना किए ये हो जाएगा, और 2 गुना करने से ये आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपको, अगर इसको हम बाहर कर लेते हैं, यहाँ से 4 बाहर कर लेंगे, ये 4 को, ये पूरा टर्म, ये टर्म कट जाएगा, क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वृद्धि कितना हो जाएगा आपको, तो 4 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा आंसर 4 गुना हो जाएगा आपको।
सही विकल्प दिया गया है 4 गुना। कह रहा है आपको अंतरिक्ष में रॉकेट की गतिशील व्यक्ति में, अंतरिक्ष में रॉकेट के गतिशील व्यक्ति में क्या होता है? अंतरिक्ष में रॉकेट में अगर कोई व्यक्ति गतिशील है, उसमें गति के कारण कौन सा ऊर्जा हो जाएगा? आपको गतिज ऊर्जा हो जाएगा। आपको देख लेते हैं विकल्प क्या है, आपको गतिज ऊर्जा के रूप में दिया गया आपको विकल्प। कमानीदार घड़ी में क्या संचित रहता है? जो कमानीदार होता है, हुक टाइप का जो होता है घड़ी होता है, उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित रहता है, स्थितिज ऊर्जा उसमें संचित रहता है। देखिए D1 घनत्व के एक वस्तु D2 घनत्व के श्यान द्रव में गिराया जाता है तो किस त्वरण से द्रव में डूबेगा? घनत्व कितना हुआ आपको? पहला घनत्व D1 कितना है आपको? किसी वस्तु का पहला घनत्व D1, दूसरा है आपको D2, ठीक है। द्रव में गिराया जाता है तो क्या हो जाएगा? इसका विकल्प क्या हो जाएगा? इसका विकल्प हो जाएगा D1 माइनस D2 बटे D2 गुना G। पृथ्वी का जो त्वरण होता है आपको G, ये हो जाएगा आंसर। एक व्यक्ति स्थिर जल में एक नाव पर खड़ा है, यदि वह किनारे की तरफ चलता है तो नाव क्या होगा? उससे दूर जाएगा। देख लेते हैं, किनारे से दूर जाएगा, कौन सा विकल्प हो जाएगा आपको? बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही विकल्प। एक सरल लोलक का दोलन काल अथवा आवर्त काल निर्भर करता है, तो फॉर्मूला आप लिखिएगा, टी बराबर क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी होता है। तो आवर्त काल का क्या किससे रिलेशन होता है आपको? लंबाई से। दोबारा इसको लिख लेते हैं, कलम को चेंज करके लिखिएगा, दिख नहीं रहा होगा, दोबारा इसको समझिए, बिना समझे आप क्वेश्चन को नहीं कीजिए आप, ठीक है। देखिए क्या होता है आपको, टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी। तो आवर्त काल का रिलेशन किसके साथ होता है? लंबाई के साथ रिलेशन होता है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, आवर्त काल किस पे निर्भर करेगा? लंबाई पे करेगा। इसके 4 विकल्प में ये आपको बी ऑप्शन हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा आपको। एक बेहद अच्छा प्रश्न है आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 20 जूल गतिज ऊर्जा रखने वाले 100 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का वेग क्या होगा? देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना दिया गया आपको, लिख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी है 20 जूल दिया गया है आपको, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखा है 20 जूल है। उसके बाद है द्रव्यमान कितना दिया गया है, मास कितना दिया गया आपको, 100 ग्राम दिया गया है, और वस्तु का वेग आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको देखिए, सबसे पहला काम कीजिए, द्रव्यमान आपका ग्राम में है, सीजीएस में है, इसको केजी में कन्वर्ट कीजिए। 100 में 1000 से डिवाइड कीजिएगा 0.1 केजी, या 1/10 कह सकते हैं, 1/10 केजी हो गया। दोनों लिख सकते हैं, कोई एक साथ लिख सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि गतिज ऊर्जा, तो लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, यहाँ रफ पर कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितना आपको 20, यूनिट छोड़ दीजिए, बाद में क्लियर कर लेंगे। 20 इंटू 1/2, मास कितना है आपको, मास है आप 0.1 या 1/10 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा 1/10 मास हो गया, गुना वेग स्क्वायर कर लेंगे, क्या हो जाएगा 10 गुना 2 20 हो जाएगा, 20 गुना ये 20 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू वी स्क्वायर। इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। कहाँ दिया गया आपको? बी ऑप्शन में दिया गया, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल सवाल होता नहीं है, अगर आप क्रमबद्ध तरीके से अगर फॉर्मूला याद रखते हैं, आप किसी भी सवाल को अटेम्प्ट लेके बना सकते हैं। यही चीज़ है पॉलिटेक्निक में, क्या है आपको सवाल को करने के लिए आपको फॉर्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कल के दिन हम एक ऐसा सीरीज चलाएंगे लगातार, 1 घंटे 1.5 घंटे का हमारा लगातार क्लास होगा, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल 1 से 2 दिन रह गए हैं। तो विद्यार्थी को सुविधा को देखते हुए, अगर कुछ विद्यार्थी का अगर आपको फॉर्मूला अगर अच्छे से क्लियर नहीं है, तो कल हम लोग फॉर्मूला के साथ आपके सामने आएंगे। जितने भी फिजिक्स के महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं चैप्टर का, उन सभी फॉर्मूलों का आपके साथ डिस्कशन करेंगे। कल हमारा वीडियो बहुत खास होने वाला है, ठीक है। तो पहले हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं और कल का वीडियो एक
बिल्कुल बेहतर ढंग से विद्यार्थी के लिए हम लोग बनाने वाले हैं। कल उसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के लिए वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी? 4f हो जाएगा आपको। ठीक है, लाल, हरा और नीला, आप रंग को आपस में मिलाइएगा। रंग का जैसे कि बोल रहा है आपको, लाल, हरा और नीले रंग को मिलाने से कौन सा रंग का आभास होगा? ठीक है, इसको देखिए याद रखने के लिए हम बोलेंगे, आप इस तरह से याद रखिएगा, RBH, RBH। ठीक है, तो ऐसा लिखिएगा, RBH, रेड, ब्लू और ग्रीन। ग्रीन को हम लोग हरा हिंदी में बोल देते हैं। ठीक है, RBH बच्चे की जबान पे रहता है, RBH नाम से आप याद रख सकते हैं। ये क्या आपको प्राइमरी कलर है। जब इन सारे रंगों को मिलाइएगा तो यह श्वेत प्रकाश बनता है। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी कलर को जब मिलाते हैं तो श्वेत प्रकाश बनेगा, रेड, ब्लू और हरा, ग्रीन। ठीक है, यहाँ पर दो तो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन लिए और इसका हरा हम लोग हिंदी में ले लिए। बस एक नाम है, आसानी से याद रखता है, जैसे कि RBC, WBC लोग याद रखते हैं, रेड ब्लड कर्व, व्हाइट ब्लड कर्व। ठीक है, इस जबान पे ये रहेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कौन सा रंग प्राइमरी है, कौन सा रंग सेकेंडरी है। तो बस किसी विधि से, किसी जिसको ट्रिक कहता है, ट्रिक तो है नहीं ये, बस ये उच्चारण में जो आसान लगे, दिमाग में रह जाए, बस आपको कुछ न कुछ तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा कैसे आप किसी को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब मिलाइएगा तब आपको श्वेत प्रकाश मिलेगा। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा आपको? श्वेत प्रकाश। देखिए, दो लेंस है जिसका क्षमता P1 दिया गया आपको +12 डायोप्टर, P2 दिया गया है आपको -2 डायोप्टर। एक दूसरे के साथ संपर्क में रखा गया है फोकस दूरी। तो पहले दोनों लेंस का क्षमता निकाल लेते हैं। अगर दो इंडिविजुअल लेंस आपको दिया गया है, दोनों को आप मिलाइएगा तो दोनों लेंस की संयुक्त क्षमता हो जाएगा। तो टोटल जो होगा संयुक्त लेंस की जो क्षमता हो जाएगा, P बराबर इंडिविजुअल लेंस की क्षमता को आपस में जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ेंगे, हो जाएगा 12 प्लस तो लिखते नहीं है और -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? 10 डायोप्टर प्लस 10 डायोप्टर हो गया। ठीक है, ये हो गया संयुक्त लेंस की क्षमता हो गई। अब इसका फोकस दूरी निकालना है, और वो भी क्या आपको सारे विकल्प सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो होता क्या है, लेंस की क्षमता बराबर 100/f हो जाता है आपको सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ से अगर f निकालिएगा तो f बराबर हो जाएगा 100/p। p का मान कितना है आपको? 10 आया है, 10 10 नहीं 100, कितना आएगा आपको? +10 सेंटीमीटर। क्या आपको चार विकल्प देख लेते हैं हम लोग आंसर में। पहला विकल्प क्या है आपको? आंसर से मैच कीजिए, जो हमारे पास आंसर आया है इसके साथ मैच कीजिएगा। क्या आएगा आपको? +10 सेंटीमीटर आएगा फोकस दूरी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि एक प्रेक्षक ऑब्जर्वर समतल दर्पण की ओर चल रहा है, भी चाल से चल रहा है, उसे उसके प्रतिबिंब अपनी ओर किस ओर से आती हुई। देखिए यहाँ पे क्या होगा, भी चाल यहाँ पर मेंशन है, ये छूट रहा है आपको। अगर कोई प्रेक्षक ऑब्जर्वर समतल दर्पण की ओर भी चाल से चलेगा, जैसे मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, पेन तो कभी कभी इतना परेशान कर रहा है कि इसको, चलिए अब दिखेगा। मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर, यहाँ से एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये मान लीजिए ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई चल के देखते हैं दर्पण की ओर, दर्पण में क्या छिपा हुआ, कौन सा राज छिपा हुआ है। अगर ये इधर चलेगा भी चाल से, तो इसका प्रतिबिंब इधर क्या चलेगा आपको? सीधा क्या होता है? दुगुने वेग से चलता है। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प? बी ऑप्शन हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से आपको दिमाग में ये डायग्राम छप गया होगा, किस तरह से इस तरह के प्रश्न को हल करना है। 233 केल्विन किसके बराबर है? 233 केल्विन आप चाहते हैं इसको बराबर करना, ये किसके बराबर होगा? चलिए इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला लेते हैं हम लोग। होता है आपको K
273 बटे 100 हो जाएगा बराबर फ़ारेनहाइट में क्या होता है F-32 डिवाइड बाय कितना होता है आपको 180 होता है। एक जीरो को काट लीजिए, ठीक है, काट लिए आप। यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, केल्विन में कितना दिया हुआ है 233 माइनस 273 बटे 10 बराबर F-32 डिवाइड बाय 18 दिया गया है। यहाँ से आप कर सकते हैं, इसको घटाइएगा, ये हो जाएगा आपको -40 डिवाइड बाय 10 बराबर F-32 डिवाइड बाय 18। देखिए 5 से काट लीजिए, 5 दूना 10, 9 दूना 18, ताकि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई में आसानी होगा। क्या कीजिएगा, कीजिए 9 चौके 36 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई 5F माइनस 5 दूना 10 1, 5 से 15 1 16। यहाँ से आप निकालिएगा 5F इज इक्वल टू -360, ये उधर जाएगा प्लस 160 हो जाएगा आपको 0 0 2 हो गया, ये माइनस में 5F इजकल टू इतना हो गया, इसलिए F इजकल टू क्या हो जाएगा -200 बटे 5, 5 के 20 40 आ जाएगा आपको F इजकल टू -40 फ़ारेनहाइट। चलिए डिग्री फ़ारेनहाइट, बहुत मेहनत से आंसर आया आपको माइनस में। अब चलिए इसके विकल्पों को ढूंढते हैं, 4 विकल्प निकालते हैं और कोई एक तत्व सही होगा आपको। देखिए आपको 2 ऑप्शन में तो आपको 40 दिख नहीं रहा आपको, तीसरा और चौथा में, तीसरा में सी ऑप्शन में आपको +40, जबकि हमारे पास क्या है आपको -40, क्या हो जाएगा आपको डी ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं कंप्यूटर वहाँ से किसको सही ऑप्शन ठहराते हैं। बिल्कुल जो हमें आया है यही सही विकल्प है, आपको डी ऑप्शन है। आसान प्रश्न आया आपके सामने में, इसको हवा में उड़ा दीजिए। क्या कह रहा है आपको, उष्मा, उष्मा का ऐसा मात्रा क्या होता है आपको जूल होता है, चाहे कार्य हो, ऊर्जा हो, उष्मा हो, सभी का मात्रा क्या होगा आपको जूल होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहां पर ऐसे प्रश्न जो बिल्कुल सिंगल लाइन वाला हो, यानी कि बिल्कुल आसान हो, बिल्कुल जिसमें कंसेप्ट आपको सोचने की जरूरत ना पड़े, ऐसे प्रश्न को विद इन सेकेंड कीजिए, ठीक है, ताकि आपका जो समय बचे उन प्रश्नों के लिए हो जिसमें कैलकुलेशन हो, कंसेप्ट हो, जिसको आपको दोबारा अच्छे से देखने की जरूरत हो। ठीक है, तो आप समय बचाइए, दूसरी जगह समय का क्या होगा आपको यूटिलाइज किया जाएगा आपके समय का। कह रहा है किस ताप पर किसी पदार्थ का ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में समान होगा। ठीक है, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आपस में कंपेयर किया गया है। ठीक है, आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए क्या कह रहा है आपको, ताप जो होगा टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में समान होगा, यानी कि कहा जा रहा है, हिंट क्या दिया जा रहा है, सी और एफ आपस में क्या है बराबर है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं F-32 बटे 180 बराबर सी बटे 100 बराबर F बटे 180। देखिए इस फॉर्मूले की मदद से आपका आंसर इस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। देखिए F-32 हो गया आपको, F-32 हो गया आपको बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये बीच वाला आपको सेल्सियस वाला आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 0 काट लीजिए, क्या हो जाएगा 18 F बटे हो जाएगा 10 हो जाएगा, हो गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 10F माइनस 32 बराबर 18F, तो इसको इस तरफ ले जाइएगा, 18F माइनस 10F बराबर -32 हो जाएगा आपको 8F, 8F इजकल टू -32, इसलिए F इजकल टू क्या होगा -32 बटे 8, 8 चौके 32, क्या हो जाएगा -4 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखते हैं 4 डिग्री फ़ारेनहाइट
आता है कि नहीं आता है? यहाँ से एक मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में। मिस्टेक क्या हुआ है, आपने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 10 से। देखिए इसके आधार में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 18 हो जाएगा। इधर से आपको 10 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10f तो दिए हम, लेकिन ये क्या होगा, पूरे टर्म में आपको 10 से मल्टीप्लाई होगा। एक जीरो यहाँ पे छूट रहा था हमसे, 32 की जगह क्या होगा आपको 320। तो हर जगह एक जीरो बैठा दीजिए, एक जीरो बैठा दीजिए, आपको एक जीरो कर लीजिएगा, तो जो 4 डिग्री आया था वो क्या हो जाएगा आपको 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। देख लेते हैं चार विकल्प में से, माइनस में आया है, आंसर क्या होगा आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर में है, जो आपको -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जिसको बोल सकते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड। दिख नहीं रहा होगा यहाँ से, एक मिनट टाइप के देता हूँ, आपको दिख रहा होगा, यहाँ देख लीजिए, आप समझ लीजिए क्या हो जाएगा, -4 डिग्री बन गया आपको 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 40 डिग्री और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में क्या बराबर है, तो जो 40 डिग्री माइनस में फ़ारेनहाइट है तो हो जाएगा आपको -40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो जाएगा आपको -40 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दिया हुआ है वाष्प के द्रवण यानी कि संघनन में होता है उष्मा का उत्सर्जन। अगर वाष्प है उससे उसको संघनन करना, कंडेंस करना है, उष्मा का क्या होगा आपको उत्सर्जन होता है। ध्यान रखिएगा। एक वस्तु पृथ्वी के द्रव्यमान mkg है, यानी कि एक वस्तु का जो है पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है आपको mkg है। चंद्रमा पर क्या हो जाता है आपको दिया गया है, देखिए एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान mkg है, और जो g है आपको g, जो चंद्रमा पर जी है वो क्या आपको चंद्रमा पर जी बटे 6, यानी कि पृथ्वी पे जो आपको त्वरण होता है गुरुत्वीय त्वरण, वह चंद्रमा पर जी का क्या हो जाता है आपको 1/6 टाइम हो जाता है। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपको, चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या हो जाएगा m/6 हो जाएगा आपको। क्या हो जाएगा आपको बी विकल्प। ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी पर मान लीजिए अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और पृथ्वी पर त्वरण कितना आपको g लेता है, तो चंद्रमा पर जब जाते हैं तो इसका त्वरण क्या होता है आपको 1/6 टाइम पृथ्वी पर जी का हो जाता है। यहाँ चंद्रमा पर जो जी होगा जी डैश, पृथ्वी पर जो जी होगा इसका क्या होता है 1/6 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा उस पर चंद्रमा पर, तो m/6 kg हो जाएगा। ठीक है, उसके भार में क्या आता है आपको कमी आ जाता है, कितना कमी आ जाता है 1/6 गुना का कमी आ जाता है, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी पर जो भार होगा वह चंद्रमा पर भार का क्या होगा आपको 1/6 हो जाएगा। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूला R इक्वल टू रो इंटू L/A रिया होता है आपको। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है आपको ध्यान दीजिएगा, देखिए इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, आपको जो R का मान होता है प्रतिरोध का, ये रो इंटू L/A होता है। ठीक है, ये प्रतिरोध है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ये लंबाई है, ये एरिया है। आपसे पूछा गया विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ से रो का अगर यूनिट निकालना है क्या कीजिएगा, इसको रो बराबर क्या हो जाएगा आपको R गुना A/L। एरिया में क्या होता है, एरिया में रो R इंटू लंबाई गुना चौड़ाई बटे लंबाई, काट दीजिएगा, क्या हो गया R गुना B हो गया। R क्या हो गया प्रतिरोध हो गया, और B क्या है आपको, आपको एक लेंथ है, चाहे चौड़ाई के रूप में रहे या लंबाई के रूप में रहे, क्या इसका हो जाएगा ओम और इसका हो जाएगा मीटर। देख लीजिए चार विकल्प में क्या आपको, ये पर मीटर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, गलत है गलत है। सही विकल्प क्या हो जाएगा आपको ओम मीटर, आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपको सी ऑप्शन होगा। यहाँ से देख लीजिए कैसे बनाया गया आपको।
कुल आकाश गंगा की संख्या क्या होता है? 10⁻11 होता है। ध्यान रखिएगा, 10⁻11 होता है। लगभग कुल आकाश गंगा की जो संख्या है 10⁻11। कह रहा है एक प्रोटोस्टार क्या कहलाता है? हाइड्रोजन और हीलियम का उच्च संघनित बादल है। ध्यान रखिएगा, प्रोटोस्टार जो है क्या है? बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। तो हाइड्रोजन और हीलियम का क्या है? उच्च संघनित बादल है। श्वेत वामन तारे में पदार्थ का घनत्व कितना होता है? इसको याद रखिए, सब आपको ऑनलाइनर क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये देखिए कितना है? 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, 4 जीरो kg बटे सेंटीमीटर क्यूब होता है श्वेत वामन तारे का घनत्व। निम्नलिखित ग्रहों में से किसका ताप अधिकतम है? दिया गया 4 विकल्प है। तो बुध का, देखिए सूर्य, ये सन है ना, सन, ये बिल्कुल चारों बगल लाइट, बहुत ज्यादा लाइट या ताप इसके पास। तो सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बुध। उसे बुध ग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं। सबसे जो नजदीक ग्रह होगा उसका ताप क्या होगा? आपको सबसे अधिक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको बी ऑप्शन होगा। शुष्क सेल में द्विध्रुवक का कार्य करता है। शुष्क ड्राई सेल जो होगा उसमें ध्रुवक का क्या, कौन सा काम करेगा? MnO2। MnO2 क्या होगा? आपको द्विध्रुवक का कार्य करेगा। डायनमो उत्पन्न करता है। डायनमो क्या उत्पन्न करेगा? ध्यान दीजिएगा, डायनमो जो होता है वह उत्पन्न करेगा आपको विद्युत वाहक बल, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को उत्पन्न करता है। ध्यान रखिएगा, डायनमो जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करता है। दो अलग अलग प्लेट्स पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है। प्रेरण द्वारा किसी चालक में आवेशित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इंडक्शन के द्वारा किसी चालक में, अचालक में, देखिए इंडक्शन के द्वारा चालक में चार्ज उत्पन्न किया जाता है। जैसे घर्षण के द्वारा चार्ज उत्पन्न होता है, इंडक्शन के द्वारा चार्ज उत्पन्न होता है, लेकिन अचालक में प्रेरण के द्वारा चार्ज उत्पन्न नहीं किया जाता, क्योंकि अचालक में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल नगण्य होती है, नहीं के बराबर होती है। क्या हो जाएगा? उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण क्या होता है? उसमें आपको चार्ज उत्पन्न नहीं किया जा सकता। रेडियो सक्रिय तत्व की अर्ध आयु T और आवर्तकाल का क्या रिलेशन होता है? याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। लेमडा इंटू आवर्तकाल बराबर log बेस E पर 2 लेते हैं। ये फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा गया आप। ठीक है, इस फॉर्मूले का याद रखिएगा। बेस E है, 2 है यहाँ पर, ये है आवर्तकाल, ये है, ये तरंगदैर्घ्य है, और ये क्या आपको आवर्तकाल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 30 प्रश्नों का यहाँ पे एक क्रम समाप्त हुआ। अब फिर हम लोग कल मिलेंगे। कल कुछ नया ढंग से आपके पास जो फॉर्मूला का कलेक्शन है उसे दोबारा रिवीजन कीजिए। हम आपको उसे दोबारा तरोताजा करेंगे, याद दिलवाएंगे कैसे आपको फॉर्मूला को याद रखना है। और कल जो है हमारा जो होगा आपको डिस्कशन, वह बेहद महत्वपूर्ण होगा। वह आपको फॉर्मूला की पुनरावृत्ति होगी, उसे दोबारा याद रखने के लिए एक बेहतर सुझाव के साथ आपके सामने आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार।